गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, जैसा कि आप सबको पता है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है यहाँ पर हिंदी में। पॉलिटिकल साइंस हिंदी में करने के लिए इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, जो ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें मैं पहले बता देती हूँ कि वो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और ये सेकेंड चैप्टर का 4th पार्ट चल रहा है बच्चों। 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर मेरे इस चैनल देख सकते हैं। चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब फ्रेंड्स को शेयर करें, अपनी सारे फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, जैसे कि आप सबको पता है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फर्स्ट बुक समकालीन जिसमें राजनीति का सेकंड चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत का मैं आपको 3 पार्ट करवा चुकी हूँ। अब ये लास्ट और 4th पार्ट है जो अब हम चल रहा है और हम लास्ट पार्ट आज इस पार्ट को खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम अपना कार्टून्स को कर लेंगे कवर अप और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। ओके बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अगर ओवरव्यू दूं तो हमने शॉक थेरेपी के नकारात्मक प्रभाव देखे थे, जिसमें हमने गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि, आर्थिक असफलता और खाद्य सुरक्षा का अंत हो गया था। रूस के औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया था और उद्योग और बैंकों का विनाश हो चुका था। रूसी मुद्रा रूबल में जो मैंने आपको बताई थी, जो इंडिया की 1 रुपया 3 पैसे में खरीदी जाती है, वो 1 रुपया रूसी रूबल, वो उसमें गिरावट आ गई थी। ठीक है, इन सब के कारण शॉक थेरेपी के नकारात्मक प्रभाव पड़े। ओके, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे ग्लासनोस्ट जो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में अपनाई थी। ग्लासनोस्ट जिसे खुलेपन की नीति और पेरेस्ट्रोइका जिसे पुनर्गठन की नीति कहा गया था, जो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार के लिए की थी। ठीक है, उसके सुधार के लिए सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 नीतियां अपनाई थी, ग्लासनोस्ट और खुलेपन की नीति। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने। ठीक है, सोवियत संघ के लास्ट बोल देते हैं तो इसके राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था को या फिर कहें अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 2 नीतियां अपनाई, जिसे पेरेस्ट्रोइका और पुनर्गठन, निकनेम में पुनर्गठन, और ग्लासनोस्ट जिसे खुलेपन की नीति बोला गया। ठीक है, अब इनके कार्य क्या थे हमें वो बताने, जो इसमें प्रावधान किए गए थे वो बताने, या फिर इनके जो सुधार हुए थे वो बताने। ठीक है बच्चों, ओके, अब हम जो ग्लासनोस्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो खुलेपन की नीति थी उसमें क्या था, फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि जो जनता थी उसे अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। जनता को अपने विचार रखने की और अपनी अभिव्यक्ति, अपने बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है। पहले नहीं थी, पहले सिर्फ जनता अपने काम करती थी और कुछ नहीं। अब जनता को प्रोटेस्ट करने की और विरोध करने की सबकी स्वतंत्रता दे दी गई। अब मीडिया प्रेस पर संचार साधनों के, ठीक है, मीडिया प्रेस और संचार के साधनों में सरकारी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। अब मीडिया और प्रेस को भी स्वतंत्रता मिल गई। अब मीडिया और प्रेस भी सरकार की बुराई कर सकती है और सरकार के विरुद्ध जितनी उसकी बुराई काम में थे, उसकी जितनी भी बुराई वाली चीजें थी, जितनी भी उसके असफलता की बात थी, वो सारी मीडिया जनता तक पहुंचा सकती है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट है लोगों को सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अब जो लोग को मतलब जनता थी जो वहां की, अब वो सरकार की आलोचना कर सकते थे कि अगर सरकार ने कुछ गलत कदम उठाया या भेदभावपूर्ण नीति कुछ भी करा है तो उसकी वो आलोचना कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी भी स्वतंत्रता दे दी गई थी ग्लासनोस्ट के तहत। ठीक है, अब 4th पॉइंट है जनता को निजी संपत्ति रखने का अधिकार, निजी व्यवसाय रखने का अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब वहां पर जब सोवियत संघ में जब 1945 से 1985 तक जो टाइम था उसमें निजी संपत्ति रखने की बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। तो अब मिखाइल गोर्बाचेव ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया, निजी व्यवसाय रखने का अधिकार दे दिया और जनता को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। आधी नहीं, बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता मिल गई, बिल्कुल फ्री हो गए। जैसे यहाँ पर तो कुछ है हमारी स्वतंत्रता पर, अगर हम कुछ
करते हैं तो मतलब हम अलग नहीं हो सकते। जैसे कोई भी राज्य है तो वो हमारे भारत से अलग नहीं हो सकता, इसकी स्वतंत्रता नहीं है। बट वहां पर लोगों को इसकी भी स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वो हमारे रूल्स मानना चाहता तो माने, अदरवाइज नहीं मानना चाहता तो अपनी अलग नीति बना ले और अलग अपना रह ले वो। तो इसलिए सरकार ने सब जनता को भी और राज्यों को भी बहुत ज्यादा ही स्वतंत्रता दे दी थी। अब 5th पॉइंट पे पढ़ते हैं हम। ओके बच्चों, सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में जितना भी सरकारी नियंत्रण था सबको समाप्त कर बाजार शक्तियों और निजी नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया। सबको समाप्त कर दिया गया और सभी को निजी हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है बच्चों। ओके, 6 पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता दी गई। वो कैसे? जब सोवियत संघ था वहां पर सिर्फ एक अधिकार वाली पार्टी चलती थी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी बोला गया। बट अब अन्य राजनीतिक दलों को भी यह स्वतंत्रता दी गई कि वो भी अपनी पार्टी बना सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। ठीक है, और जीत भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा पेरेस्ट्रोइका को देख लेते हैं। जब पुनर्गठन की नीति में सुधार की गई या फिर पुनर्गठन की आजादी दी गई तो उसमें क्या क्या कार्य किए गए। ओके, फर्स्ट पॉइंट, राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार नई नीतियां या नई सरकार के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई। अब जो राज्य है, ये जो देश स्तर पर राज्य है, उसे अपने इच्छा अनुसार नई सरकार के निर्माण की और अर्थव्यवस्था को अपना मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसे नई बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई। सेकंड पॉइंट है बच्चों आपका, राज्यों को अपने क्षेत्र में कार्य करने में सोवियत राष्ट्रपति से नियंत्रण से बाहर रहने की स्वतंत्रता दी गई। जो भी देश था, जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जितने भी देश सोवियत संघ में मिले हुए थे, उन राज्यों को, उन देशों को, विश्व स्तर पर राज्यों को देश बोला जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि राज्य विश्व देश के अंदर जो होते हैं वो नहीं होते। विश्व स्तर पर भी राज्यों को देश बोला जाता है या फिर देश को राज्य बोल सकते हैं हम। ठीक है बच्चों। ओके, जो देश थे, जो राज्य थे विश्व स्तर वाले, जैसे हम सोवियत संघ में मिले हुए राज्य थे, देश थे, ठीक है, उन्हें हम राज्य बोल सकते हैं। ओके, तो जो राज्य थे, ठीक है बच्चों, उन्हों को मतलब उन राज्यों को स्वतंत्रता दी गई कि वो यूएसएसआर से या सोवियत संघ से अलग रह के अपनी स्वतंत्र नीति बना सकते हैं। और कहे तो कि स्वतंत्र सोवियत संघ के राष्ट्रपति के नियंत्रण से अपने बाहर रख के स्वतंत्रता की नीति को अपना सकते हैं। मतलब ये था इसका कि जो देश है, जो राज्य हैं सोवियत संघ में मिले हुए हैं, वो अब अलग हो सकते हैं और सोवियत संघ के राष्ट्रपति का ना कहना मानकर, ना रूल्स रेगुलेशन मानकर अपनी खुद की नीति बना सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता पर कायम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है, राज्य को विदेश नीति और स्वतंत्र नीति अपना बनाने की स्वतंत्रता दी गई। जो राज्य थे, जो देश थे, जो यूएसएसआर से अलग हो गए थे बाद में, अब वो अलग इसलिए तो हुए थे, उन्होंने अपनी विदेश नीति अलग बना ली, अपनी स्वतंत्र नीति बना ली, इसलिए वो स्वतंत्र तो हो गए। ठीक है बच्चों। और ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा, राज्यों को किसी भी गुट में शामिल होने के लिए स्वतंत्रता दी गई। अब फोर्थ पॉइंट में जो ये जो आप गुट देख रहे हो ना, दो गुट में तो दुनिया बट रही थी, यूएसए और यूएसएसआर। बट जब ये यूएसएसआर ने यह कहा कि तुम किसी भी गुट में, मतलब सोवियत संघ ने यह कहा कि राज्यों को तुम किसी भी गुट में शामिल हो सकते हो, तो वो नाटो में जाकर शामिल हो सकते थे। इसका यह मतलब था कि तुम अमेरिका के साथ जाके शामिल हो सकते हो, तुम्हें आजादी दी गई है और तुम नाटो में शामिल हो सकते हो। ओके, फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, राज्य अपनी कानून व्यवस्था का निर्णय ले सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई। जो राज्य थे वो अपनी यूएसएसआर से अलग होकर अपनी कानून व्यवस्था, अपनी नीति का पालन कर सकते थे, अपना अलग कानून बना सकते थे, अपनी स्वतंत्रता को बिल्कुल अपनी तरीके से जी सकते थे। इसका मतलब ये था। ठीक है बच्चों। 6 पॉइंट है, राज्यों को सोवियत संघ से अलग रहकर शक्तिशाली बनने व आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया। जो सोवियत संघ था उसने राज्यों को, छोटे छोटे देशों को यह कहा कि तुम अपने अलग रहकर आत्मनिर्भर बन सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो और अपनी आजादी को अपने ढंग से जी सकते हो, अपने कानून अपनी तरफ से बना सकते हो, अपनी विदेश नीति अपनी तरफ से अपनी जैसे मतलब जैसा तुम चाहते हो वैसा बना सकते हो। तो यह इसको स्वतंत्रता दी गई। ओके बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, भारत और सोवियत संघ के संबंध बताइए। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर भारत के साथ सोवियत संघ है, यूएसएसआर है। ठीक है बच्चों। अभी का प्रेजेंट रूस नहीं है,
सोवियत संघ के साथ यूएसएसआर है। अगर हम इसी को क्वेश्चन को घुमा के दें तो हम बोल सकते हैं 1991 से पहले भारत और रूस के संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है बच्चों, आंसर देखते हैं। अब आपको पता है शीत युद्ध के दौरान जो तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया था। ठीक है, अब दोनों गुटों से समान दूरी, समान संबंध बनाने के बाद भी, इसके बावजूद भी भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, अब उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम समझ सकते हैं उन्हें, जो यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिखे हैं, हम इनके द्वारा समझेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध के दौरान भारत को, ठीक है, शीत युद्ध के दौर में भारत को रूस के या यूएसएसआर के, सोवियत संघ के जो सुरक्षा प्राप्त होती थी, ठीक है, सुरक्षा के लिए हथियार प्राप्त होते थे और सैनिक शक्ति प्राप्त होती। जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1991 तक, आई होप आपको अभी तक सन याद हो होंगे हर चीज के। ठीक है, 1945 से 1991 तक यह जो युद्ध चल रहा था उसमें भारत को सोवियत संघ सुरक्षा और हथियार और सैनिक शक्ति प्राप्त कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था इन चीजों के लिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है भारत की खाद्य फसलों का निर्यात। जो भारत है ना, उसकी, भारत में आपको पता है जीडीपी सिर्फ और सिर्फ खाद्य फसलों के दौरान ही बढ़ी थी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि बाहर देशों में विदेशों में भेजा जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो भारत की जो खाद्य फसलें थी, ठीक है, उस टाइम पे जो गेहूं, चावल, चना जो भी था, उसका निर्यात सबसे ज्यादा सोवियत संघ में जाता था, सबसे अधिक सोवियत संघ में जाता था उसका निर्यात। ठीक है, जितना भारत का सोवियत संघ से संबंध था, तो वो भारत भी से आप भारत को मेंशन कर सकते हो, और यूएसएसआर को सबसे ज्यादा निर्यात करता था किसी भी चीज की निर्माण, उसका खाद्य फसलों का। ठीक है बच्चों, ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। सोवियत संघ की सहायता से भारत में अन्य उद्योग व तेल परीक्षणशालाओं का निर्माण हुआ। अब जो ये सोवियत संघ है ना, उसकी वजह से जो भारत में अन्य मतलब बहुत से उद्योग जो होते हैं, उद्योग हो गए, और तेल परीक्षण जो होते हैं उनका निर्माण हुआ। जहां पर हम तेल को खरीदते हैं और उद्योग को निर्माण करते हैं, वहां पर उनकी सहायता से, सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ की सहायता से भारत का तेल परीक्षणशालाओं और उद्योगों का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमें ये बता रहा है कि भारत की बॉलीवुड हिंदी फिल्में जो है, भारत की जो बॉलीवुड हिंदी फिल्में है उस और संगीत जो है और जो म्यूजिक्स है, जो हमारी सिंगिंग्स के जितने भी सॉन्ग्स हैं, वो सोवियत संघ में प्रचलित है। सोवियत संघ में यह प्रचलित है, वहां पर सुने जाते हैं, वहां पर उनको बहुत ज्यादा प्रचलित माना जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट यह कहता है कि भारत की जो संस्कृति है, यहाँ का जो रहन सहन है, रंग और पहनावा है, बोलचाल है, वो और जो त्योहार है और रीति रिवाज, ठीक है बच्चों, जो रीति रिवाज है, जो त्योहार है और जो भारत की संस्कृति है, वो यूएसएसआर में भी मनाते हैं। ठीक है, यूएसएसआर में भी मनाते हैं। यूएसएसआर में रीति रिवाजों को, त्योहारों को थोड़ा सा माना जाता है वहां पर, इसलिए वहां के संबंध अच्छे हैं हमारे साथ, भारत के साथ, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से, सॉरी पहले थे अच्छे। ओके, अब तो रूस से, अब देखेंगे आगे कैसे है रूस से संबंध, बट यूएसएसआर से संबंध हमारे बहुत अच्छे थे। ठीक है बच्चों, ओके, सिक्स पॉइंट है हमारा 1961 में, 1961 में जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री एक नेता थे। ठीक है, 1961 के दौर में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है बच्चों, उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री सोवियत संघ की यात्रा करने गए। ठीक है, इससे संबंध मजबूत हुए, क्योंकि देश के लाल बहादुर शास्त्री तो आप सब जानते हो, देश उन्होंने संविधान सभा में और हमारे स्वतंत्रता यूनानियों में सबसे पहले गिने जाते हैं। ठीक है बच्चों, वो देश की यात्रा करने गए, सोवियत संघ की यात्रा करने गए। ठीक है, 7 पॉइंट है, भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि हुई। 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि हुई, जिससे भारत के पाक युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की सहायता की। अभी जो 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि थी ना, ये क्या थी बताती हूँ मैं आपको। देखो, भारत और पाक का युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो भारत की सहायता करने के लिए सोवियत संघ से भारत ने 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि की। इसमें यह था कि 20 साल तक ऐसा होगा कि अगर युद्ध हो जाए तो आप हमारी सहायता करोगे हर चीज में, पैसों में, हथियार में, सैनिक में, हर चीज में, तो भारत की सहायता करोगे। और रूस ने यह मैत्रीपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए ताकि संबंध अच्छे हुए।
ठीक है बच्चों, अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध बताइए, तो प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सोवियत संघ है या रूस है, यूएसएसआर है या फिर रूस है। ठीक है, इसे ध्यान से देख लेना। और ये 7 पॉइंट्स हैं, इस 7 पॉइंट्स आपके लिए बहुत है, इनफ है। अगर आप 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो आप इन 6 मार्क्स को डिफाइन करके लिख दो। अगर आपका 4 मार्क्स का आता है तो 4 पॉइंट्स को डिफाइन करके लिख दो, और 2 मार्क्स का आता है तो आप 2 मार्क्स को सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो। ओके बच्चों, आई थिंक इट्स इनफ, इतना बहुत रहेगा इस क्वेश्चन में। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब हमें देखना है भारत और रूस के संबंध। अब यहाँ पर रूस आ गया, ठीक है, यूएसएसआर नहीं है बच्चों, रूस है। तो प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से करना, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ऐसे वन में आ गया या प्री बोर्ड में आ गया तो कोई बात नहीं, बट बोर्ड में आ गया तो प्लीज इसे ध्यान से कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सॉरी बच्चों, हाँ ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हमें भारत और रूस के संबंध बताने। अगर हम इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे तो वो ये भी पूछ सकता है कि भारत और रूस के मित्रपूर्ण संबंध बताइए, जो मित्रतापूर्ण संबंध है वो बताइए, या फिर 1991 के बाद भारत और रूस के संबंधों पर विचार प्रकट कीजिए। और अगर हम इसी का थर्ड पॉइंट देखें तो भारत और रूस के संबंध में अपनी टिप्पणी लिखिए, अपने विचार लिखिए। ओके बच्चों, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर। ओके, देखो 1991 में यूएसएसआर का 1991 में यूएसएसआर का हो गया विघटन, यूएसएसआर हो गया खत्म, ठीक है, जिससे नए राष्ट्रपति चुनाव हुए। 1991 के बाद हुए नए राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, जिसमें बोरिस येल्तसेन रूस के राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब जो था रूस सबसे शक्तिशाली होने के कारण, जो रूस था, जो सोवियत संघ का सबसे प्रमुख देश था, रूस माना गया, और उसे सबसे शक्तिशाली होने के कारण सोवियत संघ का उसे उत्तराधिकारी बनाया गया। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रूस को उत्तराधिकारी, या फिर कहे कि उत्तराधिकारी, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया, तो वो रूस था। ठीक है, उस रूस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया क्योंकि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बच्चों रूस सबसे शक्तिशाली थे, इसलिए उसे उत्तराधिकारी बनाया गया। अब भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। अब वो हम कैसे समझेंगे, वो हम इन 8 पॉइंट्स के साथ समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, रूस सदैव भारत की सहायता करता है। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस हमेशा सदैव भारत की सहायता करता है। रूस पाकिस्तान की सहायता नहीं करता, हमेशा भारत की साइड लेता है हर चीज में, यूएनओ में या फिर कोई भी कुछ भी मैटर हो, हमेशा रूस भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम में या किसी भी कार्यक्रम में सहायता करता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है 1991 में भारत ने रूस के साथ 15 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि की थी। अब जो है रूस के साथ 15 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी, ऊपर हुई थी 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण, या अब 1991 में 15 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी। ठीक है बच्चों, और जो 1971 में 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि हुई थी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के साथ हुई थी उनकी। ठीक है बच्चों, ये जो 1991 में है ये हम आने वाली बुक में पढ़ेंगे, जो हमारी सेकंड बुक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसलिए आप थोड़ा रिलैक्स होके इसे सिर्फ समझिए। थर्ड पॉइंट है रूस और भारत। रूस भारत का यूएनओ के कश्मीर के मुद्दे पर सदैव समर्थक था। जब रूस भारत के हर अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहायता करता था, उसकी सदैव सहायता करता था, तो उसने यूएनओ के हर किसी फैसले में कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत का साथ देता था। अब परंतु क्या हुआ, यूएनओ में से कश्मीर के मुद्दे को हटा दिया गया है। जो कश्मीर का मुद्दा है ना, आपको मैं बता देती हूँ, इसका छोटी सी लॉजिक है, लॉजिक नहीं कहेंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। देखो, भारत की जो सबसे ऊपर पार्ट है, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर, अब उसमें 370 का जो आर्टिकल है वो हटा दिया गया, जो विशेष अधिकार उसे दिए गए थे वो हटा दिए गए। और वो विशेष अधिकार क्यों दिए गए थे वो आप सेकंड बुक में पढ़ोगे, अभी थोड़ा सस्पेंस रखो। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सेकंड बुक में उसे अच्छे से डीपली पढ़ोगे। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चों देखो, कश्मीर में जब 1947 में दोबारा युद्ध हुआ, मतलब 1947 में आजादी हुई, 1948 में घुसपैठियों द्वारा दोबारा युद्ध हुआ था जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच। तो जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया था, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा गया। ठीक है, परंतु पाकिस्तान उसे
आजाद कश्मीर कहता है, क्योंकि उसने कश्मीर को आजाद करवा लिया, इतना उसका कहना है। ठीक है, बट हम कहते हैं एलओसी। ठीक है, एलओसी मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, और पाक अधिकृत कश्मीर मतलब एलओसी मतलब ये था कि हमारा जो कश्मीर है आधा वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है। अब इस मुद्दे को वापस मतलब कश्मीर यूएनओ में जो सबसे बड़ा विश्व स्तर का संगठन है उसमें जो हम न्याय करता है उसमें ले जाया गया। तो हमेशा रूस उसकी सहायता करता था भारत की, हर किसी मुद्दे पे हमेशा रूस हमेशा भारत की साइड लेता था। ठीक है, और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की साइड लेता था। तो बच्चों क्या हुआ कश्मीर के मुद्दे में, अब जब कश्मीर आधा पाकिस्तान के पास चला गया तो भारत वालों ने मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएनओ में सिफारिश की कि हमारा कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया और वो वापस नहीं दे रहा, अब युद्ध होकर रहेगा। तो यूएनओ ने बहुत सी चीजें करवाई, मतलब बहुत सालों तक यह चलता रहा, हर चीज में उन्होंने अपनी सलाह दी और अपनी विचार प्रकट के अपने सब कुछ किया, बट यह खत्म नहीं हो पाया। और आज भी यह मौजूद है कि कश्मीर आधा पाकिस्तान के हिस्से में, और वहां से कश्मीर के घुसपैठिए, वहां से कश्मीर के आतंकवादी भारत में आज भी आतंकवादी हमले करते रहते हैं। जैसे अभी हांडवारा में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ओके, तो जब अब 2010 सन आया था, जब अब जा चुका है 2010 में, यह मुद्दा कश्मीर का मुद्दा यूएनओ की लिस्ट में से हट चुका है। अब यह मुद्दा यूएनओ में वापस नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि यह लिस्ट में से हटा दिया गया है और इसका न्याय अभी तक बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, यह याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, भारत और रूस की सहायता से जो भारत को रूस की सहायता से परमाणु शक्ति वाली सबमरीन प्राप्त हुई थी, 2012 में हुई थी ये प्राप्त। ठीक है बच्चों, 2012 में भारत को रूस की सहायता से एक परमाणु शक्ति वाली सबमरीन प्राप्त हुई, जिससे भारत के विश्व का छठा सबसे शक्तिशाली देश बना, सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ की सहायता से। ओके, ठीक है, अब देखते हैं सन 2014 में, फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, 2014 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2014 के राष्ट्रपति हैं और वो अभी तक है। ठीक है, भारत का दौरा किया। ठीक है, सन 2015 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रूस का दौरा किया। अब पहले व्लादिमीर पुतिन आए, फिर प्रणब मुखर्जी गए रूस के दौरा करने। फिर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी तक प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी रूस का दौरा किया, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। अगर एक दूसरों के देशों में जाना आना होता है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होगा तो उससे देश के संबंध मजबूत हुए हैं। ठीक है बच्चों, उसमें कोई घूमना नहीं होता, उसमें देश के संबंध मजबूत होते हैं कि वो उससे मिलने गया, उससे संबंध मजबूत है। और ये संबंध मजबूत कैसे होते हैं कि वहां पर जाके ये अपने देश के कुछ विचार रखते हैं, अपने देश के लिए कि कुछ करने के लिए कि हमें आपकी इस समस्या मतलब इस चीज में मदद चाहिए, तो उसको मदद करने में भी तैयार हो जाता है। ठीक है, इसलिए संबंध मजबूत होते हैं एक दूसरे के देश का दौरा करने से। 8 पॉइंट है, भारत रूस के लिए, जो भारत है वो रूस के लिए सबसे हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ठीक है, भारत सबसे ज्यादा रूस से हथियार खरीदता है। ठीक है बच्चों, जैसे उन्हें सबमरीन खरीदी और बहुत सी चीजें सिर्फ और सिर्फ रूस से खरीदता है भारत। ओके बच्चों, हमने ऊपर देखे भारत और यूएसएसआर सोवियत संघ के संबंध, और इस वाले क्वेश्चन में देखे हमने भारत और रूस के संबंध। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से देखकर पढ़कर ही करा करो। ठीक बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, बस आपकी कार्टून्स रह गई। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता देती हूँ। जो देखो, भारत के जितने भी राष्ट्रपति थे उनकी सूची है ये। आई होप आप सब लर्न कर पाओ, सो प्लीज इसे लर्न करने की जरूर कोशिश करो क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस बुक में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकंड बुक में इंपॉर्टेंस रखते हैं, सो प्लीज आप इन्हें याद कर लो। मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट थे 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। ठीक है, 1947 में भारत आजाद हो गया और 1950 में फर्स्ट चुनाव हुए। ठीक है, 1950 में चुनाव आयुक्त किया गया था, बट 1952 में जाकर चुनाव हुए थे। ठीक है, अब 1950 में और 1962 में जब हमारी
कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिल्कुल मतलब बिना उसके चुनाव के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले राष्ट्रपति घोषित किया था। ठीक है, उनका कार्यकाल ये रहा 1950 से 62। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले कांग्रेस की पार्टी थी जो चलती आ रही थी और आज भी ये चलती आ रही है, तो कांग्रेस की पार्टी से ये बने थे। ठीक है बच्चों, सेकंड पे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे जो 1962 से 1967 तक बने थे, स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र पार्टी के थे। ओके बच्चों, अब आपको इतना सा बता देती हूँ कि राष्ट्रपति 13-13 दिनों के लिए भी बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भी 13-13, 14-14 दिनों के लिए भी बने हैं, तो इसमें आपको हर चीज का याद करना कंपलसरी है। थर्ड पे हमारे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे जिसका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था और स्वतंत्र पार्टी के ये राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते थे। फिर हमारे बने थे वीवी गिरी। ये जो वीवी गिरी और ये जाकिर हुसैन है आपको सेकंड बुक में बहुत डीपली पढ़ने को मिलेगा, इसके बारे में हर चीज। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने जितवाया था। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से वीवी गिरी राष्ट्रपति पद पर कायम हुए थे, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था और स्वतंत्र पार्टी के ये नेता थे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है फखरुद्दीन अहमद अली। फखरुद्दीन अहमद अली जिनका कार्यकाल 1974 से 77 तक था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी बने थे। फिर नीलम संजीवा रेड्डी जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसके अपोजिट वाली सरकार थी, विरोधी सरकार थी, उनके ये नेता थे। तो उनके ये नेता 1977 से 82 तक जनता पार्टी के द्वारा नियोजित किए गए थे। फिर आता है हमारे गियानी जेल सिंह। ठीक है, ये 82 से 87 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। रामास्वामी वेंकटरमण, ठीक है, ये 1987 से 1992 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। फिर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक। फिर हमारे KR नारायण 1997 से 2002 तक। फिर APJ अब्दुल कलाम हमारे 2002 से 2007 तक, बिल्कुल 5 वर्ष का इन्होंने कार्यकाल किया और उन्हें आज भी याद रखते हैं। APJ अब्दुल कलाम को बहुत ही ज्यादा महान नेता थे, महान आदमी थे या फिर कहें महान अच्छे आदमी थे। ठीक है, अब हमारे आती है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो 2002 से 2007 तक 12 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करती थी। फिर हमारे 2013 में प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। ठीक है बच्चों, यह 2012 से 2017 तक क्या बनी थी, राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, प्रणब मुखर्जी। ओके, अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2015 में प्रणब मुखर्जी हमारे रूस में गए थे, तो ये 2017 तक थे, तो ये राष्ट्रपति से 2015 में यह रूस गए थे। ठीक है बच्चों, ओके, लास्ट हमारे हैं रामनाथ कोविंद जो आज भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और 2017 में नियोजित हुए थे और अभी तक यह भारत के राष्ट्रपति हैं। ओके बच्चों, अब हम कार्टून देख लेते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में इतने कार्टून नहीं है। ठीक है, ये जो आप कार्टून देख रहे हो इसमें दीवार को, बर्लिन की दीवार को तोड़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें आम जनता द्वारा यह तोड़ी जा रही है। इस दीवार को अब जनता ने तोड़ दिया। यहाँ पर आप हिस्सा देखोगे, एक पार्ट ये तोड़ चुके हैं। इससे यह बात साबित हो गई कि शीत युद्ध का प्रतीक खत्म हो गया, तो शीत युद्ध भी खत्म हो जाएगा। अब एक छोटी सी जो इमेज देख रहे हो आप, यह बिल्डिंग की दीवार है, ये जो जा रही है, ये 155 किलोमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर ऊंची थी। ओके बच्चों, आपको छोटे छोटे ऐसे बॉक्स दिखेंगे जिसमें 100 संघ के नेताओं के नाम है और उनके बारे में थोड़ा कुछ जानने को मिलेगा आपको। सो प्लीज आप बुक में से वो जरूर पढ़ें, वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाले हैं और आप उन्हें जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर खत्म होता है, सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको राष्ट्रपति की कुछ लिस्ट बताई है, आई होप आप सब याद कर लें उसे। और मैंने आपको छोटे छोटे बॉक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में आपको 100 संघ के नेताओं के बारे में बताया, उन्हें भी एक बार आप पढ़ लें और बुक्स को रीड आउट करते रहें, टाइम टू टाइम अपना चैप्टर कंप्लीट करते रहें। ओके बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है आज। कल हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। ओके, ये सेकेंड चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।